ठीक है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में आपको सबसे आएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट का ऊपर क्वेश्चन डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली एल्केन का डिपेंड करता है उसका मोलर मास का ऊपर। जैसे आपके पास प्रोपेन और ब्यूटेन है, ओके, तो प्रोपेन का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे आपके पास पकड़ लो CH3 CH2 CH3 है, ये प्रोपेन है, और एक हमारा सपोज पकड़ लो ब्यूटेन है, और एक पेंटेन है। ओके, सो लाइट को ऑन करता हूँ। ओके, नॉर्म क्या क्या मिला, एक मिला प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ओके, अभी ये तीनों में अगर डिस्टिंग्विश करो बॉइलिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मोलर मास के ऊपर। ये फर्स्ट पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलर मास के ऊपर। ओके, तो अगर मोलर मास ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। क्लियर। तो इसका हिसाब से इसमें कितना कार्बन प्रेजेंट है, 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है। तो नो डाउट ओनली अगर कार्बन का हिसाब से काउंट करूं तब भी ज़्यादा मोलर मास किसका आएगा, जिसमें 5 कार्बन है, क्योंकि हर कार्बन का मोलर मास में एटॉमिक मास 12 आता है। तो 12 मिलके इसमें 5 कार्बन है, तो पहले तो कार्बन के लिए 60 आ जाएगा, इसके बाद इसमें कार्बन के लिए आपका हो जाएगा 48, इसमें कार्बन के लिए आ जाएगा 36 एज एग्जाम्पल। ओके, साथ में हाइड्रोजन तो ऐड हो गई। ओके, तो मोलर मास ज़्यादा किसका आ रहा है, इसका मोलर मास ज़्यादा है, उसका मीनिंग क्या है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड्स ऑन द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज या एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, जो भी है उससे पहले बेसिकली मोलर मास के ऊपर डिपेंड करता है। मोलर मास ज़्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लियर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन द बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन, explain the boiling point between propane, butane and pentane। बात डिस्टिंग्विश बोल सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट का डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। क्या क्या है, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन। अभी देखो ये जो प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन है, इसमें विच वन हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मोलर मास के ऊपर। तो क्या लिखना है, लिखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन, the boiling point of alkane is depends on the molar mass of substance। Step, greater the molar mass, more is the boiling point। Step, the molar mass increases from propane to pentane, therefore boiling point also increases from propane to pentane। okay, step, the order of the boiling point is, पहले आएगा लिखोगे प्रोपेन, देन लेस देन ब्यूटेन, देन लेस देन पेंटेन। ये फार्मूला के साथ लिख लो तो आपको इजीली याद रहेगा क्यों चेंज हो रहा है, क्यों मोलर मास ज़्यादा आ रहा है। ओके, जैसे इसका मोलर मास अगर कैलकुलेट करूँ क्या कितना आता है, कितना आएगा, इसमें देखो 3 कार्बन है, 36 है, 3 कार्बन के लिए, प्लस हाइड्रोजन कितना है, 8 है, तो 36 प्लस 8 कितना होता है, 44 है। इसमें मोलर मास कितना आएगा, इसमें आपका आएगा 56 होगा। देखो कितना आ रहा है, इसमें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए कितना आएगा, 48 प्लस हाइड्रोजन कितना है, 6 10, ओके, दैट इज 58 हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद इसके लिए कितना आ जाएगा, 60, 5 कार्बन के लिए 60 है,
साथ में हाइड्रोजन कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 72 ग्राम, ये ग्राम है, ये ग्राम है, ठीक है। तो मोलर मास इज डिपेंड्स ऑन द व्हाट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द मोलर मास। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इसका मोलर मास ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने से सॉरी मोलर मास अगर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ। इसके बाद आएगा distinguish the boiling point of the isomers of pentane। ओके, अभी देखो ये जो पेंटेन है, पेंटेन मीन्स कितना है, कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितना है, 12 है। तो ये 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन वाला कंपाउंड कितना पहला आइसोमर बनाता है, देन उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिस्टिंग्विश करना है ये अभी हमको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। देखो जो कार्बन अगर 5 है तो ये क्या बनाता है, नॉर्मल पेंटेन पहले बनाता है, CH2 CH3 है, ये क्या होता है, नॉर्मल पेंटेन होता है। इसके बाद इसका आइसोमर बन सकता है, ये हम लोग ने ऑलरेडी आगे भी किया था, ये क्या होता है, आइसो पेंटेन होता है। इसके बाद और एक बनता है, इसका नाम क्या था, न्यू पेंटेन है, ओके। दैट इज नॉर्मल आइसो एंड न्यू 3 आइसोमर बनता है, ओके। और देखो ये जो 3 आइसोमर है सबका फॉर्मूला C5H12 है, C5H12 है। अगर सबका फॉर्मूला C5H12 है तो सबका मोलर मास भी सेम ही होगा। इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ थ्रू मोलर मास, नहीं कर सकता हूँ। दैट इज इस केस में मोलर मास का हिसाब से हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता हूँ। तो अभी अगर मोलर मास का हिसाब से अगर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता हूँ बॉइलिंग पॉइंट को, तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करो, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, इसके लिए आपको नेक्स्ट और कोई कॉन्सेप्ट से हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। तो इसमें एक चीज़ याद रखना, अगर मोलर मास सेम होता है दैट इज फॉर द आइसोमरिक एल्केन, उस केस में बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है सरफेस एरिया का ऊपर, ओके। सरफेस एरिया ज़्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों, देखो सरफेस एरिया ज़्यादा छोटा, जैसे ही मेरा देख ये जो हाथ है ऐसे करके दिखा रहा हूँ, अगर मैंने उसको ऐसे कर दिया उसका सरफेस कम हो गया, ज़्यादा हो गया, कम हो गया। अभी ये एक और एक को टच कर रहा है ऐसे, ठीक है। अगर ये सरफेस पूरा ज़्यादा होता तो ऐसे टच करता, तो ज़्यादा कहाँ अट्रैक्शंस हो रहा है, पूरा में और छोटा में, क्या लग रहा है, इधर ज़्यादा अट्रैक्शन से मीन्स इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा है एक और एक के साथ, और इधर ज़्यादा हो रहा है हायर पूरा वाला। दैट इज जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल का नज़दीक कितना जल्दी मीन्स ज़्यादा नज़दीक रहेगा, मीन्स ज़्यादा टच करेगा एक और एक को, ज़्यादा सरफेस को टच करेगा, मीन्स वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा होगा, तो दैट इज़ ज़्यादा इंटरेक्शंस होगा। और जब छोटा होगा उसमें इंटरेक्शन कम होगा, तो जितना छोटा होगा उतना इंटरेक्शन कम होगा, मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन भी कम ही है, उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी जरूरत पड़ रहा है, यस और नो। तो हम देख सकता हूँ ये नॉर्मल आइसो और न्यू पेंटेन है, देखो इसमें नॉर्मल पेंटेन जो है उसमें चेन कितना है, देखो लंबा चेन है, इसमें थोड़ा छोटा हो गया, ये और भी छोटा हो गया, यस और नो, क्लियर। तो दैट इज फ्रॉम नॉर्मल टू न्यू पेंटेन में जो हम देख रहा हूँ जो सरफेस एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द molecule, it should be decreases from normal pentane to new pentane, why, due to the decreasing of surface area। समझ में आया। इस केस में हम मोलर मास के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मोलर मास इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, बिकॉज दे हैव ए सेम मोलर मास फॉर ऑल केसेस। क्लियर, समझ में आया, राइट।
लिखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एल्केन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एल्केन can be explained by its surface area. Stop. The branching of the chain makes the molecule more compact and thereby decreases the surface area. Step. Therefore, the intermolecular attractive forces which depends upon the surface area are become decreases with the increasing of branching. Stop. The surface area of molecule decreases from normal pentane to new pentane. Consequently, boiling point also decreases from normal pentane to new pentane. ठीक है, इसके बाद हम लोगों को चला जाना है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज और नहीं चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में चला जाऊंगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी होगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चंस बहुत पूछेगा। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में सबसे पहले आएगा आपका, लिखो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। देखो, हेलोजिनेशन का मीनिंग क्या होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन उसको ऐड करना, कहाँ? एल्केन में। मीन्स एल्केन का जो हाइड्रोजन एटम है उस हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करना कोई भी एक हेलोजन से। ओके, तो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स है, कैसे क्लोरीन ऐड करता है, कैसे ब्रोमीन ऐड करता है, कैसे आयोडीन ऐड करेगा, इसके लिए डिफरेंट मेथड है। अभी हम डिफरेंट मेथड को सीखूंगा कैसे हम उसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमारे पास 4 टाइप का रिएक्शंस आएगा, मीन्स क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, आयोडीन के लिए, फ्लोरीन के लिए। ओके, 4 के लिए 4 डिफरेंट मेथड मिलेगा। ओके, तो उसको पहले हम स्टार्ट कर रहा हूँ क्लोरीनेशन से। ओके, देन चला जाऊँगा ब्रोमिनेशन, देन फ्लोरिनेशन, आफ्टर दैट आयोडीनेशन। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले लिखो, हेडिंग लिखो क्लोरीनेशन। ओके, क्या होता है क्लोरीनेशन में? लिखो, एक लाइन लिखो, पहले लिखो, व्हेन एल्केन इज ट्रीटेड विथ
When alkane is treated with chlorine, in presence of sunlight or UV light, at a temperature between 523 to 773 Kelvin, 523 to 773 Kelvin, a chloro-substituted alkane is formed. A chloro-substituted alkane is formed. अच्छा, अभी कैसे बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, अभी हम उसको देखना है हम लोग को। सपोज आपके पास पकड़ लो CH4 है। CH4 का क्या नाम होता है, मीथेन। उसमें मैंने क्या कर रहा हूँ, Cl2 ऐड कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और सनलाइट। टेम्परेचर कितना था, 523 से 773 केल्विन में। क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3Cl प्लस HCl। क्या हो रहा है इसमें, जो CH4 का जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसमें देखो Cl2 में 2 Cl है, उसका एक Cl CH4 का एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, मीन्स एक और एक का जगह चेंज करेगा, मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे ऐसा हो जाएगा। तो H के जगह में Cl चला जाएगा और H जो Cl आगे था उसकी जगह में आ जाएगा, मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट होके HCl और CH3Cl बन रहा है। क्लियर। सिमिलरली ये चेन रिएक्शंस होगा। अभी जो CH3Cl प्रोडक्ट में बना ना, ये दोबारा रिएक्शन करेगा किसके साथ, Cl2 HNO 523 टू 773 केल्विन में। क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH2Cl2 प्लस HCl बनेगा। देन फिर से CH2Cl2 अब दोबारा रिएक्शन करेगा सेम कंडीशन में। क्या प्रोडक्ट बनेगा, CHCl3 प्लस HCl बनेगा। देन आपका CHCl3 फिर से रिएक्शन करेगा सेम कंडीशन में। क्या प्रोडक्ट बनेगा, CCl4 प्लस HCl बनेगा। तो इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है ये हो जाए आपका मिथाइल क्लोराइड, ये है आपका डाई क्लोरो मीथेन, ये आपका क्लोरोफॉर्म, ये आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। okay, that is you can get a mixture of methyl chloride, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका मिक्सचर हम लोग को मिलेगा, देखा जा रहा है, इसका मिक्सचर मिलेगा। और इस मिक्सचर में इसको थोड़ा सेपरेट करना मुश्किल ही होता है, फिर भी हमको इस केस में जो क्लोरिनेशन होगा इसमें ये प्रोडक्ट का मिक्सचर ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा उठा लो। क्लोरोफॉर्म CHLORO, अरे LORO नहीं लिखा, CHLORO FORM, क्लोरोफॉर्म। ओके, सी अभी क्वेश्चन से अगर इस केस में एक कार्बन के जगह में अगर मोर देन 1 कार्बन प्रेजेंट होगा, उस केस में जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो कैसे होगा और कितना प्रोडक्ट बनेगा, अभी हमको वो देखना है। ओके, वही इंपॉर्टेंट है। CH4 वाला इजी है क्योंकि चेन रिएक्शन होगा, लेकिन बाकी केस में क्या होगा
ये अभी हमको सीखना है। अगर आवर एग्जाम्पल इज सपोज, अच्छा देखो एक एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, क्या है Cl2 सनलाइट, इसके बाद पकड़ लो और एक एग्जाम्पल, सेम कंडीशन लगाया, और एक एग्जाम्पल सॉरी CH2 CH2 CH3, और एक एग्जाम्पल अभी इस केस में कितना प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, अगर मोर देन 1 कार्बन प्रेजेंट है तो हमको सबसे कुछ एक टेक्निक में सिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, जो इसमें कितना टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। देखो जो पहला वाला एग्जाम्पल है, अगर मैं कंसिडर करो ये CH3, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3 है, इस CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3 है। दैट इज दोनों CH3 का जो एनवायरमेंट है सेम है, यस और नो, एक और एक आइडेंटिकल है। तो CH3 में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका 3 हाइड्रोजन में से कोई भी हाइड्रोजन सब इक्वल है। सिमिलरली और एक जो CH3 है उसका भी जो हाइड्रोजन है वो और एक के साथ इक्वल आ रहा है, मींस इसमें जो 6 हाइड्रोजन मिल रहा है वो सेम एनवायरमेंट का मिल रहा है, यस और नो। ओके, तो 6 हाइड्रोजन अगर सेम एनवायरमेंट का है तो इसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा, बिकॉज जितना टाइप का आपको हाइड्रोजन मिलेगा उतना टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। दैट इज आउट ऑफ द 6 हाइड्रोजन एनी वन ऑफ द हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय द Cl atom and make the क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एंड शुड बी मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। क्या होगा, कोई भी एक को हटाता हूं, क्या बनेगा देखो, जैसे इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक CH2Cl बना दिया और एक CH3 साथ में क्या बनेगा, HCl बनेगा। समझ में आ गया, क्लियर। अच्छा अभी जो सेकंड केस है, इस केस में देखो ये जो CH3 है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH2, ये जो CH2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH2। दैट इज दोनों CH3 सेम एनवायरनमेंट में है, मीन्स इसका जो हाइड्रोजन है सब सेम एनवायरनमेंट का है। और ये जो बस बीच में जो CH2 है उसका दो साइड में क्या है, जुड़ा CH3 जुड़ा हुआ है, दैट इज ये CH3 के साथ सेम नहीं आ रहा है, वो डिफरेंट एनवायरनमेंट का आ रहा है, यस और नो, क्लियर। दैट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, 2 टाइप्स। दैट इज इसमें कितना प्रोडक्ट बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनेगा। क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, मीन्स ये 6 हाइड्रोजन जो CH3 वाला है उसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक प्रोडक्ट बना सकता है, और क्या बन सकता है, जो CH2 का हाइड्रोजन है उसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और एक प्रोडक्ट बन सकता है। दैट इज वी कैन गेट द 2 प्रोडक्ट, क्लियर। तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा लिख रहा हूँ। फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHCl, CH3 है, और एक क्या बनेगा CH3 CH2 CH2Cl प्लस साथ में HCl बनेगा, यस नो, क्लियर, ओके। हम बाद में आऊँगा उसमें ज़्यादा स्टेबल कौन है अनस्टेबल कौन है, ये बाद में आ रहा हूँ, पहले हम देखता हूँ कितना प्रोडक्ट बनता है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बताओ तो कितना टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, 2 टाइप का ही है, क्योंकि ये एक टाइप का है और ये और एक टाइप का है, मीन्स 2 प्रोडक्ट बनेगा। क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा CH2Cl CH2 CH3 प्लस और एक क्या बनेगा CH3 CHCl प्लस HCl, ठीक है, 2 प्रोडक्ट बनेगा, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है इसमें कितना टाइप का हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये एक टाइप है, ये और एक टाइप है। क्यों, देखो इसका CH2 के साथ कौन जुड़ा हुआ है, CH3 एंड CH2 है, इस CH2 का साथ कौन जुड़ा हुआ है, CH3 एंड CH2, ये दोनों सेम एनवायरनमेंट में है। ये जो CH2 इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, दोनों साइड में CH2 है, तो ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में आ गया। That is we can get how many types of proton here, 3 टाइप। कितना प्रोडक्ट बनेगा, 3 प्रोडक्ट। क्या क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3 CH2 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 CH2Cl प्लस और एक प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2
CHCl CH3, और एक प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CHCl CH2 CH3। सही है, क्लियर। अच्छा, अभी क्वेश्चन है, अगर पकड़ लो क्लास में 2 स्टूडेंट प्रेजेंट है तो उसमें से कोई एक बेस्ट होता है, ये सुन नो, कंपटीशन आएगा। दैट इज जहाँ एक ही उधर से कंपटीशन का कुछ नहीं है। तो पहले वाला जो हमारा प्रोडक्ट है इसमें देखो एक ही प्रोडक्ट बना है तो उसमें मेजर माइनर का कोई चांस नहीं है, ज़्यादा कौन बनेगा कम कौन बनेगा उसका कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन सेकंड केस में देखो तो 2 प्रोडक्ट बन रहा है ना, क्लियर। अब ये 2 प्रोडक्ट जब बनेगा उसमें मेजर कौन होगा माइनर कौन होगा, मीन्स किसका क्वांटिटी ज़्यादा फॉर्म होगा किसका क्वांटिटी कम फॉर्म होगा, ये हमको अभी फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट कैसे करूँगा ये अभी दिखाऊंगा हम लोग। ओके, मैं सिंपल का एग्जांपल बोलता हूँ। पकड़ लो आपका घर से मेरा घर में आने के लिए 2 रास्ता है, ठीक है। आपने दोनों रास्ता से एक दिन जाके देखा कौन सा रास्ता आपके लिए कंफर्टेबल है। तो आपने देखा एक रास्ता बहुत टूटा फूटा है और एक रास्ता बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट दिन आप टूटा फूटा रास्ता चूज़ करोगे और जो अच्छा वाला रास्ता चूज़ करोगे, अच्छा वाला रास्ता चूज़ करोगे, क्योंकि जो इंटरमीडिएट है, जो बीच वाला पोर्शन है वो अगर सही होगा, मीन्स अगर आपका घर रिएक्टेंट है, मेरा घर प्रोडक्ट है, जो बीच वाला जो रास्ता है आपका इंटरमीडिएट है, मीन्स वो आपको रास्ता उस रास्ते से आप आ रहे हो। ओके, तो हम लोगों को सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा जो कौन सा रास्ता हमारे लिए बेस्ट है। रास्ता पहले कैसे ढूंढना है, मीन्स हमको मैकेनिज्म सीखना पड़ेगा, ये रिएक्शंस कैसे हो रहा है। तो रिएक्शन जब हो रहा है उसका बीच में जो रास्ता बन रहा है, जो रास्ता हो रहा है वो कौन सा रास्ता हम उस रिएक्शंस के लिए कंफर्टेबल है, ये हमको देखना पड़ेगा। इसको हम चूज़ करूँगा कौन सा मेजर प्रोडक्ट है कौन सा माइनर प्रोडक्ट है। क्लियर, समझ में आया। अच्छा, तो अभी इसका मैकेनिज्म दिखाता हूँ। मैंने सेकंड ये इसको ले रहा हूँ पहले, ठीक है, बाद में। ओके, देखो अभी इसका मैकेनिज्म दिखाना है। मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, देखो मैंने दोनों जो रिएक्टेंट है उसको लिख रहा हूँ। क्या रिएक्टेंट था हमारा, CH3 CH2 ऐसे लिख सकता हूँ, और एक क्योंकि मैं दोनों रिएक्शन को ब्रेक करके दिखाऊंगा इसके लिए उसको ऐसे स्प्लिट करके लिखा। 2 प्रोडक्ट दिखाना है हम लोगों को, ये सुनो। अच्छा, अभी इस केस में हम क्या ये रिएजेंट यूज़ कर रहा हूँ, सनलाइट। अगर सनलाइट यूज़ करोगे, देखो सनलाइट हमेशा याद रखना, सनलाइट हमेशा होमोलाइटिक क्लीवेज करता है। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज कराया था। होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, यस गुड, फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। मीन्स अभी ये जो बॉन्ड है ना इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। क्लियर, बॉन्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या बनेगा, बनेगा हमारा फ्री रेडिकल। क्लियर, इधर भी सेम बनेगा, क्या बनेगा, सॉरी ये CH3 है प्लस H। ओके, क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल बना। ओके, 2 रास्ता मिला, आने के लिए 2 रास्ता है। अभी हमको ढूंढना पड़ेगा कौन सा रास्ता अच्छा है। इधर तो, और ये नहीं जो कारपेट लगा के रखा है ऐसा कुछ नहीं है, हमको ढूंढना पड़ेगा रास्ता कौन सा अच्छा, मीन्स इंटरमीडिएट कौन सा मीन्स बेटर है। ओके, उसको कैसे फाइंड आउट करना है। सी, इसमें आपको 2 फ्री रेडिकल मिल रहा है, ये X है ये Y है। फ्री रेडिकल क्या था, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था इलेक्ट्रॉन रिच था, डिफिशिएंट था। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अगर होगा उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्वांटिटी ज़्यादा होने से ज़्यादा स्टेबल होगा। इस केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितना है, 1 है। इस केस में कितना है, 2 है। तो दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, X और Y। Y मोस्ट स्टेबल होगा। उसका मीनिंग है Y वाला जो रास्ता है वो रास्ता ज़्यादा कंफर्टेबल है देन X। क्लियर, तो फर्स्ट होने के बाद सेकंड जब प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा रास्ता को चूज करेगा, X को Y को, Y को। दैट इज Y वाला जो रास्ता है उस रास्ते में ज़्यादा फ्री रेडिकल बनेगा। क्लियर, अच्छा, अभी ज़्यादा फ्री रेडिकल बनेगा तो अभी क्या होगा, फ्री रेडिकल बन गया। इसके बाद अभी हम दोबारा दिखाऊंगा। अभी पकड़ लो मेरे पास कौन है, Cl है, इसके साथ भी कौन रिएक्शन करेगा, Cl है। तो Cl होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा।
दो Cl डॉट बनेगा। अभी एक Cl डॉट और एक CH2 डॉट बॉन्ड बनाएगा, एक Cl जोड़ेगा, और ये Cl डॉट और ये H डॉट बॉन्ड बनाएगा, HCl बनेगा। इस केस में भी एक Cl डॉट और ये CH डॉट बॉन्ड बना के CHCl बनेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? CH3 CH2 CH2Cl प्लस HCl। इधर क्या बनेगा? CH3 CHCl CH3 प्लस HCl। अभी बोल, इस दोनों में से ज़्यादा कौन फॉर्म होगा? राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला? नो डाउट राइट साइड वाला। मीन्स ये जो Y का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ज़्यादा फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि Y ज़्यादा फॉर्म हो रहा है तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा फॉर्म करेगा। तो व्हिच इज़ मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट? Y वाला मोस्ट स्टेबल है, दैट इज मेजर प्रोडक्ट Y होगा। तो आंसर इधर जो हम लोग को दो प्रोडक्ट मिला था ना, उसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? Y वाला। मीन्स ये ज़्यादा फॉर्म होगा। मीन्स इट इज़ ए मेजर प्रोडक्ट और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। समझ में आएगा? बताओ, क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कैसे बनेगा? यस, आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? मैकेनिज्म का हिसाब से जाना पड़ेगा। एक बार मैकेनिज्म को देख लो। ये मैकेनिज्म देखो कैसे हो रहा है, बोलो, समझ में नहीं आया? मैकेनिज्म जो रास्ता है, मेरे पास दो हाथ है, लेफ्ट और राइट। मैं आपके साथ बंद बनाऊंगा, ओके? मेरा जो हाथ है उसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। मीन्स इधर H है, इधर मेरा कार्बन है। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, टूट के हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गया अपना। क्लियर? और आपका भी, आपके पास दो Cl है तो ये दोनों Cl ब्रेक डाउन होगा, एक Cl डॉट और एक Cl डॉट बनेगा। तो ये Cl डॉट जो है ये मेरा कार्बन डॉट के साथ और H डॉट के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है? तो ये जो बॉन्ड टूटने का दो प्रोसेस है, एक प्रोसेस में X बन रहा है और एक प्रोसेस में Y बन रहा है। मीन्स X क्या बना? क्योंकि हमारे पास जो दो प्रोटॉन था ना डिफरेंट टाइप का, दोनों प्रोटॉन को ब्रेक डाउन करके देखा, तो उस प्रोटॉन को ब्रेक डाउन करने का हम लोग को जो इंटरमीडिएट मिला, इसका नाम होता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बनता है इसको, ओके? जो इंटरमीडिएट मिला ना, वो इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा, रिएक्शंस उस डायरेक्शन में ज़्यादा फॉर्म होगा। मीन्स इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, उसका मीनिंग क्या है? बीच वाला जो रास्ता है ना वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। समझ में आया? दैट इज उसके पास दो फॉर्मेशन पॉसिबल है, एक आइदर X का हिसाब से, आइदर Y का हिसाब से। तो उसने देखेगा Y के हिसाब से प्रोडक्ट ज़्यादा कंफर्टेबल बन रहा है, इसके लिए Y को चूज करेगा रादर देन X। समझ में आया? क्लियर हुआ? इसके लिए कौन सा रास्ता में जा रहा है? Y का हिसाब से जा रहा है, क्योंकि सिंस Y is more stable than X. Why? Because Y is a secondary free radical and X is the primary free radical. मैंने आगे बोला था, ये चैप्टर जब पढ़ाया था तब बोला था इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी ये जो चैप्टर होगा उसका कॉन्सेप्ट को ढूंढने की जरूरत पड़ेगा। इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा रिलेटेड है। क्लियर? जिसने वो चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया अभी उसके आराम से समझ में आ गया कि क्योंकि सेकेंडरी क्यों ज़्यादा स्टेबल है, प्राइमरी क्यों कम स्टेबल है। बिकॉज फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन कम है, ओके? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, उसको स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बाहर से इलेक्ट्रॉन पुश करने वाला अगर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो CH3 ग्रुप जो है बा जो एल्काइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन पुश करता है। तो इन दिस केस, इन द Y केसेस, इसमें दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप प्रेजेंट है और X में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला प्रेजेंट है। दैट्स वाई Y इज मोर स्टेबल देन X। तो Y इज मोर स्टेबल देन X मीन्स Y में जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन रहा है वो ज़्यादा बन रहा है रादर देन X। समझ में आया? क्लियर हुआ? अच्छा, अभी इसका हिसाब से अभी आप बताओ, जो इस दोनों है इसका जो प्रोडक्ट है इसमें से व्हिच इज मोस्ट स्टेबल? पहले वाला, सेकंड वाला? नो डाउट सेकंड वाला। क्यों? सेकंड वाला में जो फ्री रेडिकल बनेगा, Cl को हटा दे, Cl को हटा के देखो, उसमें जो फ्री रेडिकल बनेगा वो सेकेंडरी वाला होगा और पहले वाला में क्या होगा? प्राइमरी होगा। तो नो डाउट सेकेंडरी वाला मोस्ट स्टेबल होगा। तो हम क्या बोल सकता हूँ? ये हमारा मेजर है, ये हमारा माइनर है। अभी इसके बाद जो है इसमें कौन सा मेजर स्टेबल होगा? थर्ड वाला, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला। अभी फर्स्ट वाला तो नहीं होगा, अभी सेकंड थर्ड दोनों सेकेंडरी है। देखो, सेकंड भी सेकेंडरी है, थर्ड भी सेकेंडरी है, लेकिन दोनों आगे सेकेंडरी होने के बाद भी मैंने एग्जांपल भी दिया था एक दिन, बोला था ना एक साइकिल में अगर दो साइड में अगर आपके पास पकड़ लो एक साइकिल है, साइकिल तो चलाते हो सब, साइकिल में आपके पास दो बैग है, एक बैग में 5 किलो है, एक बैग में 15 किलो है। सेम
मिक्स कराएंगे 20 किलो हुआ, 20 किलो हुआ, मैं 20 किलो को दोबारा ऐसे कर सकता हूँ, 10 किलो डिवाइड करके दिया, तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल कब फील करोगे साइकिल जब बाइसाइकिल जब चलाओगे? 5 और 10 में और 10 में 5 और 10 दोगे तो क्या, सॉरी 5 और 15 दोगे तो क्या होगा, एक साइड में जाएगा, जहाँ 15 किलो उसकी तरफ भागेगा। ओके, और अगर आपके पास 10-10 होगा तो दोनों एक करके बैलेंस करेगा, साइकिल आराम से चलेगा। समझ में आ रहा है? तो इस केस में इस साइड वाला और इस साइड वाला देखो सेम है, दैट इज एक और को बैलेंस कर देगा, दैट इज सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक होगा तो उस केस में जो स्टेबिलिटी होगा ना वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए ये जो कंपाउंड है ये मोर स्टेबल होगा और ये हमारा मेजर होगा, बाकी दोनों माइनर रहेगा। क्लियर हुआ क्या, बताओ? समझ में आया? व्हिच वन? बोलो। अभी क्या कर सकता हूँ बताओ, क्या कर सकता हूँ बताओ? है वीडियो देख लो यूट्यूब में, जाओ क्लास रिकॉर्डेड है, देख लो, पूरा क्लास रिकॉर्डेड है। ओके, हाँ सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, नहीं तो नहीं देख पाओगे। हाँ, खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, इतना सारा क्लास है ना, खत्म नहीं होगा। वो कितना 6-7-8 वीडियो होगा, ऑनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है। ओके, पूरा है, ये रिकॉर्डेड है पूरा, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बोनायन पूरा है, देख लेना उधर से। समझ में आया? तो समझ में आ जाएगा, लेकिन वो समझ में आता है तो ये का निकल जाएगा। देखो सिंपल चीज़ है, फ्री रेडिकल जो बनता है ना, फ्री रेडिकल का मीनिंग होता है उसको 7 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, 8 नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो उसका स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एल्काइल ग्रुप चाहिए। तो एल्काइल ग्रुप जितना ज़्यादा होगा उतना स्टेबल होता है। इस केस में एक ही एल्काइल ग्रुप रहेगा, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप होगा, उसमें भी 2 एल्काइल ग्रुप होगा, लेकिन ये 2 एल्काइल ग्रुप में दोनों सेम है तो ज़्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया? उसको थोड़ा एक बार वीडियो देख लेना तो शायद समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आएगा तो और एक बार देख लेना, उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा तो और एक बार देख लेना। ओके, और इसके बाद अगर समझ में नहीं आएगा तो मेरे को पूछ लेना, और इसके बाद भी समझ में नहीं आएगा तो छोड़ देना। ओके, अच्छा, अभी उसको कॉपी करो। कहाँ से लिखोगे बोलो तो? क्लोरिनेशन लिख लिया ऊपर वाला। अच्छा, तो मैकेनिज्म से स्टार्ट होगा ना? नहीं, ये 3 रिएक्शन से। हाँ ठीक है, उठाओ। झाड़ू लगा दिया। बोला झाड़ू लगा दिया, क्लीन हो गया। तो ये है क्लोरिनेशन। अभी आएगा ब्रोमिनेशन। देखो, ब्रोमिनेशन occurs similarly, ब्रोमिनेशन occurs similarly but less rapidly, उसका क्या मीनिंग है? ब्रोमिनेशन भी सेम क्लोरिनेशन जैसा होता है बट अब थोड़ा धीरे होता है, क्योंकि ब्रोमीन का साइज थोड़ा बड़ा है, इतना भागदौड़ नहीं कर सकता है, तो रिएक्शन थोड़ा टाइम लगता है। ओके, साइज बड़ा होने के रीज़न के लिए, इसके लिए उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो थोड़ा धीरे धीरे बनेगा बट सेम प्रोडक्ट बनेगा। क्लोरीन की जगह में ब्रोमीन आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं बनेगा। क्लियर? वही है आपका
क्या है, ब्रोमिनेशन है। इसके बाद आएगा आपका, ब्रोमिनेशन के बाद आएगा, लिखो फ्लोरिनेशन। फ्लोरीन को ऐड करना है, फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन देखिए लिखो, उसमें एक नेम रिएक्शंस आता है, स्वार्ट्स रिएक्शन। फ्लोरिनेशन इस रिएक्शन का हिसाब से चलता है, स्वार्ट्स रिएक्शन। अब ये स्वार्ट्स रिएक्शंस क्या है, ये हम सबसे पहले अभी करता हूँ, लिखो फ्लोरोएल्केन्स आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर्ड, फ्लोरोएल्केन्स आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर्ड, fluoroalkanes are difficult to prepared directly, difficult to prepare directly, therefore these are prepared by, therefore these are prepared by treating alkyl chloride or bromide, treating alkyl chloride or bromide with salt such as, with salt such as mercurous, MERCUROUS, mercurous fluoride, ब्रैकेट में लिखो Hg2F2 mercurous fluoride, कमा सिल्वर फ्लोराइड, ब्रैकेट में लिखो AgF, कमा कोबाल्ट फ्लोराइड COF3, और एंटीमोनी ANTIMONY, एंटीमोनी ट्राइफ्लोराइड SbF3। ओके अच्छा, तो क्या होता है देखो, अगर आपके पास एक CH3CH2Cl है, उसमें अगर हम लोग ने कोई भी रिएजेंट इधर से डालो, जैसे पकड़ लो AgF ले रहा हूँ, क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH2F प्लस AgCl बन जाएगा। क्लियर, बस सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और कुछ नहीं है। क्लियर, अच्छा। इसके बाद अगर हम लोग ने ऐसा लिया, Br लिया, इसमें अगर मैंने पकड़ लो SbF3 डालता हूँ, सेम प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2 सॉरी I प्लस SbBr3 बन जाएगा। क्लियर, सॉरी YI, बात तो सही है, F है और ये Br3 है, तो इसके 3 मॉलिक्यूल चाहिए। ओके, तो ये भी 3 मॉलिक्यूल बनेगा, तो ये आपको, हाँ सही है, ऐसे हम लोग लिख सकता हूँ। ओके, बैलेंस कर सकते हैं उसको। अच्छा, अभी लिखो when the organic halide contains 2 or more than 2 halogen atom present on the same carbon atom, present on the same carbon atom, SbF3 or COF3
आर यूज्ड, SbF3 और COF3 आर यूज्ड। अगर आपके पास ऐसा रिएक्शन है, सपोज CH3 CCl देखो एक ही कार्बन में 2 Cl है, अगर ऐसा कंडीशंस आता है उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें AgF व Hg2F2 देने से नहीं होगा, इधर आप COF3 ऐड करो नहीं तो आप SbF3 ऐड करो। इस केस में तो हम लोग अगर COF3 को ऐड करता हूँ तो उस केस में ये बन जाएगा CH3 FF CH3, समझ में आया, प्लस COCl3, ये आपको 3 चाहिए, ये आपको 2 चाहिए, ये आपको 3 है, ये आपको 2 बनेगा। समझ में आया क्या होता है। अगर बैलेंस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर एक ही कार्बन में मोर देन 2 Cl अगर प्रेजेंट है, दोनों को एक साथ अगर फ्लोरिनेशन करना है तो हमको ये स्पेसिफिकली यूज़ करना पड़ेगा, आइदर COF3 यूज़ करो अदरवाइज SbF3 यूज़ करो। लेकिन इस केस में हमारे लिए कोई लिमिटेशन नहीं था, कोई भी यूज़ कर सकता हूँ, SbF3, Hg2F2, AgF, COF3, SbF3, anything we can use, but here आप Ag2F2 AgF व Hg2F2 आप यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको इस 2 रिएजेंट आइदर COF3 अदरवाइज आपका SbF3, इस दोनों में से कोई भी एक को आपको यूज़ करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। क्लियर हुआ, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए लिखा कर दिया। डन, तो ये था फ्लोरिनेशन। अभी चला जाऊंगा हम आयोडिनेशन में। लिखो आयोडिनेशन। आयोडिनेशन में लिखोगे, एक रिएक्शन का नाम लिखोगे फ्रिंकलस्टीन, फिंकलस्टीन FINKELSTEIN, फिंकलस्टीन रिएक्शन मीन्स ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये रिएक्शन दिया था, इसलिए उनका नाम का हिसाब से फिंकलस्टीन हुआ। जैसे आगे वाला स्वार्ट्ज था, वो स्वार्ट्ज ने दिया था, इसके लिए स्वार्ट्ज का नाम कैसे स्वार्ट्ज रिएक्शन हुआ। ओके, जैसे हम लोग उस दिन किया था वुड्स रिएक्शन, वुड्स का हिसाब से वुड्स रिएक्शन हुआ था। बस नेम रिएक्शन का मीनिंग होता है जो साइंटिस्ट ने बनाया था उसका नाम का हिसाब से ये रिएक्शंस का नामकरण करता है। ठीक है, अच्छा अब ये फ्रिंकलस्टीन रिएक्शंस क्या बोला, सेम है जैसे फ्लोरिनेशन था, उसमें भी क्या हुआ था, मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ था, मीन्स जो Cl एटम है उसको हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया था फ्लोरीन से। अभी सेम आयोडिनेशन में भी हम लोग ऐसे ही करूँगा, Cl व Br को आयोडीन से भी सब्स्टिट्यूट करूँगा, उसको हम बताऊँगा आयोडिनेशन रिएक्शन। दैट इज वो आयोडिनेशन रिएक्शन जो है उसका नाम होता है फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। ओके, तो इसमें लिखो द आयोडोएल्केन्स आर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, द आयोडोएल्केन्स आर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स with a concentrated solution of sodium iodide in acetone। ये चल रहा है, फोन वगैरह आया है कोई, लिखो जैसे CH3CH2Br, इसमें अगर हम लोग ने NaI और एसीटोन CH3COCH3 देता हूँ, साथ में रिफ्लक्स का, तो रिफ्लक्स का भी नहीं होता है, हीट करने का एक प्रोसेस ही है, बताऊंगा एक दिन केमिस्ट्री लैब में दिखाऊंगा, ये राउंड बटन फ्लक्स से करता है, वो बाद में दिखाऊंगा। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो जो I और Br है उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये CH3CH2I हो जाएगा प्लस आपका Na
Br बन जाएगा। समझ में आया? तो ये है आयोडीनेशन, दैट इज फ्रिंकेलस्टीन रिएक्शन से हम आयोडीनेशन कर सकता हूँ। ओके, अभी लिखो द रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन इज, पहला आएगा फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ओके, सो जल्दी रिएक्शन कौन करेगा? फ्लोरीन करेगा, देन क्लोरीन, देन आयोडीन करेगा। और अभी और एक बार और एक है द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ, अभी हेलोजन था, अभी हो जाएगा एल्केन इज, सबसे ज़्यादा रिएक्शंस कौन करेगा? टर्शियरी एल्केन, देन आएगा आपका सेकेंडरी एल्केन एंड देन प्राइमरी एल्केन। ओके, तो ये है आपका एल्केन के लिए ऑर्डर, क्योंकि इसमें कौन सा बनता है? इसमें फ्री रेडिकल बनता है, तो टर्शियरी जो बनेगा वो टर्शियरी फ्री रेडिकल बनेगा, मोस्ट स्टेबल होगा। सेकेंडरी के सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा, प्राइमरी का प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा। तो वी नो सेकंड टर्शियरी इज मोस्ट स्टेबल, दैट इज टर्शियरी का ज़्यादा रिएक्शंस होगा। क्लियर? और फ्लोरिनेशन की ज़्यादा रिएक्शंस होगा। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द ऑर्डर, हेलोजनेशन रिएक्शंस का ऑर्डर क्या है एल्केन के साथ। ओके, एल्केन के लिए ऑर्डर क्या है और साथ में आपका हेलोजन का क्या ऑर्डर है। ओके, तो ये है आपका एक जो हेलोजनेशन रिएक्शंस कंप्लीट हुआ, जो स्टार्टिंग हम लोग ने किया था आज हेलोजनेशन था, ये कंप्लीट हुआ। क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन पूरा कंप्लीट हुआ इसका। ठीक है, अभी सेकंड इसका पॉइंट आएगा, मीन्स हो जाएगा, लिखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आ रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। वे एल्केन का क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता है? अच्छा, देखो एल्केन ऑक्सीडेशंस क्या होता है, पहले एक लाइन लिख लो, इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको। लिखो एल्केन्स ऑन हीटिंग, एल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मीनिंग हीटिंग का, ऑक्सीजन के मीनिंग से आग लगाना है, सिंपल चीज़ है, बर्न करना। एल्केन ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन to give a mixture of carbon dioxide and water, carbon dioxide and water with the large amount of heat, with the large amount of heat. ओके, अभी क्या होगा देखो, जैसे इसमें एक सिंपल मैंने फार्मूला लिखा के दे रहा हूँ, अब ये फार्मूला याद रखना, तो आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हो। फार्मूला है CnH2n+2, ये तो एल्केन का फार्मूला है, प्लस 3n+1/2O2 एरो NCO2 प्लस n+1H2, मैंने कभी कहाँ लिखाया होगा इसको, n+1H2O। ओके, इसको फॉलो करेगा। अभी इसमें अगर पकड़ लो n का वैल्यू, सपोज आपको ब्यूटेन लिखना है एज एग्जांपल, ब्यूटेन होगा तो n का वैल्यू कितना आएगा? 4 होगा, 4 होने से इस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 4 पुट करो, कितना आएगा? 12 + 1 13/2, कितना बनेगा? 4
CO2, 4+1 कितना हो जाएगा 5 H2। दिस इज द प्रोसेस टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। इसके लिए समझ में आया, क्लियर हुआ। बस 3n+1, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो आपका ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हो। अगर आपको बोलेगा एग्जाम में इथेन को बाइंड करो तो इथेन में कितना होगा, n का वैल्यू 2 होगा, बस 2 पर 2 पुट करते रहो। समझ में आया। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्केन है। और भी कुछ ऑक्सीडेशन है इसमें लिखा होगा, स्पेसिफिक कुछ एग्जांपल होता है। जो मीथेन है उसका ऑक्सीडेशन में कुछ चेंज होता रहता है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, लिखा होगा। पहले ये लिख लो, लिखा, अभी लिखो। व्हेन ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन, when a mixture of methane and oxygen in a molar ratio of 9:1, in a molar ratio of 9:1 is compressed to 100 atmospheric pressure and passed through a copper tube at 523 Kelvin, methane is oxidized to methanol. 100 atm प्रेशर में ये हो जाएगा CH3OH बन जाएगा। ओके, मीथेन से मिथानॉल हो जाएगा। क्लियर। बस ये स्पेसिफिक कंडीशन है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कन्वर्ट मीथेन टू मिथानॉल, तो आप मीथेन टू मिथानॉल इस प्रोसेस से बना सकते हो। आपको एग्जाम में नहीं बोलेगा आप ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्केन लिखो, आप कोई बोलेगा मीथेन से मिथानॉल को कन्वर्ट करो, कैसे करोगे। ओके, तो अब बस ये रिएक्शन दिखाना है। क्लियर, लिखने की जरूरत नहीं, बस रिएक्शन दिखाना है। जो मैंने लिखा के दे रहा हूँ बस ये इन्फॉर्मेशन से आपको थोड़ा पढ़ने के लिए, ये एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको बस रिएक्शन चाहिए। रिएक्शंस को याद रखना है तो अब थ्योरी को पढ़ना है, रिएक्शंस याद रखना मुश्किल है नहीं तो। ओके, नेक्स्ट लिखो। हाँ, क्वेश्चन बोलेगा कन्वर्ट मीथेन टू मिथानॉल, ऐसा आएगा तो आपको ये रिएक्शन दिखाना है। समझ में आया। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो। व्हेन मीथेन इज मिक्स्ड विद ऑक्सीजन, methane is mixed with oxygen and passed through heated molybdenum oxide, heated molybdenum, MOLYBDENUM, molybdenum oxide, ब्रैकेट में लिख सकते हो MO2O3। ये जो पहले वाला ओ स्मॉल लेटर का है, एमओ मोलिब्डेनम 42 एटॉमिक नंबर है। ओके, मोलिब्डेनम ऑक्साइड 42 एटॉमिक नंबर देखो। ओके, मिला। मोलिब्डेनम ऑक्साइड अंडर प्रेशर इज ऑक्सीडाइज टू मिथानेल। आगे वाला था मिथानॉल, अभी हो जाएगा आपका मिथानेल, CH4+O2। उसमें अगर हम लोग ने MO2O3 देता हूँ और हीट करता हूँ तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा ACHO+H2O। ये हो गया आपका, ये मिथानेल है, ये आपका मिथानॉल था। ओके, ACHO। लिखा। नेक्स्ट लिखो, राइट आइसोमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन लिखो। एल्केन आइसोमराइज टू ब्रांच, एल्केन आइसोमराइज टू ब्रांच चेन एल्केन
Isomerize to branch chain alkane when heated with anhydrous aluminum chloride. When heated with anhydrous aluminum chloride, with HCl gas at 573 Kelvin under a pressure about 30 atmosphere, 30 atm, अंडर प्रेशर ऑफ अबाउट 30 atm रिएक्शन लिखो। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 है, देखिए नॉर्मल ब्यूटेन है, इसको अगर AlCl3 HCl, इसमें 30 atm 573 केल्विन अगर पुट करोगे, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 CH3 CH बन जाएगा। देखो ये नॉर्मल ब्यूटेन था, ये हो जाएगा आपका आइसो ब्यूटेन। ओके, दैट इज इसका आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ब्रांच चेन आ जाएगा अगर उसको हम लोग इस कंडीशन में हीट करता हूँ तो। समझ में आया? मॉलिक्यूल में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, उसका मोलिकुलर मास सब सेम रह रहा है, बस ओनली जो रीअरेंज हो रहा है एटम, रीअरेंज होकर उसका आइसोमर बन जाएगा। इसके लिए उसका नाम होता है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, राइट एरोमाटाइजेशन रिएक्शन। एरोमाटाइजेशन रिएक्शन, एरोमा मीन्स एरोमेटिक में कन्वर्ट करना। ओके, लिखो the alkane containing 6 or more carbon atoms, the alkane containing 6 or more carbon atom when heated at about 773 Kelvin under high pressure of 10 to 20 atm, 10 to 20 atm in the presence of catalyst like chromium oxide, ब्रैकेट में लिखो Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड ब्रैकेट में लिखो Cr2O3, कमा वेनाडियम पेंटाऑक्साइड VANADIUM, वेनाडियम पेंटाऑक्साइड ब्रैकेट में लिखो V2O5, और मॉलिब्डेनम ऑक्साइड अभी लिखा था MO2O3। get converted to aromatic compound।
बेंजीन बनेगा, अगर 6 कार्बन होगा तो, अगर 7 कार्बन है तो बन जाएगा टॉलुइन। तो ये होता है आपका एरोमाटाइजेशन रिएक्शन। ओके तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज इसके साथ खत्म हुआ, तो फिजिकल केमिकल कंप्लीट हुआ। और इसके बाद इसमें आइसोमरिज्म पार्ट है, जो कन्फॉर्मेशन आइसोमरिज्म ऑलरेडी हम लोग ने किया था ना, न्यूमैन, सॉहर्स, ये ऑल हम लोग ने किया था। तो उसका जो पोर्शन हम लोग ने किया था आगे, उसको पूरा इस चैप्टर का पार्ट है। तो ये चैप्टर आगे पिछला चैप्टर ऑलरेडी है, तो इस चैप्टर में पढ़ना जरूरत नहीं है। तो अगर उसको अगर इंक्लूड कर दो इसके साथ, तो ये चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है एल्केन पार्ट कंप्लीट हुआ।